अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिरन नूर। वेलकम बैक। हमारे पास कॉजेटिव वर्ब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो कॉजेटिव वर्ब एज अ नेम इंडिकेट्स द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉजिंग एन एक्शन और इवेंट टू हैपन। ठीक है, अभी मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगी। लेकिन पॉजिटिव वर्ब में ऐसा होता है कि वन पर्सन जो होता है ना, वो कोई एक्शन करवा रहा होता है, कोई एक एक्शन करवा रहा होगा कि सेकंड पर्सन से, तो फिर आप लोग उसको कहोगे पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, जिसमें जो वर्ब होगा वो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई काम करवा रहा है, तो वो होगा, वो वाला वर्ब होगा पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, गॉट इट। लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जांपल्स। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल, आई मेड हिम लाफ। इसमें अगर आप देखोगे ना तो मेड ये पॉजिटिव वर्ब है। देखो, आई मेड हिम लाफ। सो आई जो है वो हिम जो है उसको एक्शन करवा रहा है, तो मेड जो है वो एक एक्शन है जो कि आई करवा रहा है हिम से। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव वर्ब। और वो कौन सा एक्शन किया है वैसे, बाय द वे वो लाफ है। ठीक है, लेकिन एक्शन बेसिकली मेड है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें जो रूल होता है वो ये होता है कि जो पॉजिटिव वर्ब होता है ना, उसके बाद देखो आपने लाफ यूज़ किया, लेकिन लाफ से पहले कोई इन्फिनेटिव यूज़ नहीं किया। ठीक है, इन्फिनेटिव होता है ना, इन्फिनेटिव क्या होता है मैं आपको इसे आगे इसका भी इसी लेक्चर में या इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज़ की भी है लाफ, लेकिन बेसिकली लाफ क्या है, मेड पॉजिटिव वर्ब है, लाफ क्या है, ये बेसिकली हिम का एक्शन है। ठीक है, तो हमने इसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, इसके साथ टू नहीं लगाया, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हम कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, इन्फिनेटिव इसको मिला के कहते हैं। अब इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है जब हमने पॉजिटिव वर्ब यूज़ करना है। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये एक्टिव, इसका एक्टिव वॉइस है, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो वो होगा ही वॉज मेड टू लाफ। तो फिर हमने जब इस तो फिर वही पॉजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन आप इसके पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हो, इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपने यूज़ नहीं था करना। ठीक हो गया, यहाँ समझ आ गई सबको। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने यहाँ पे ये जो कॉजेटिव वर्ब है मेड, सिर्फ उसके लिए बताया है कि उसमें आपने इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना। डिफरेंट कॉजेटिव वर्ब्स हैं और उनकी एक्सेप्शंस हैं कि हमने किस में यूज़ करना है, किस में नहीं यूज़ करना। लेकिन ऑब्वियसली अब आप सारे कॉजेटिव वर्ब तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप सबकी याद नहीं कर सकते। लेकिन जो टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली MD कैट के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, या कोई और टेस्ट भी दे रहे हैं तो उनमें भी यही MCQs पूछते हैं। तो अब ये मत सोचना कि MD कैट के लिए तो हम शायद कोई और लेक्चर नहीं इसका ले सकते, सब ले सकते हैं। लेकिन मैं MD कैट के लिए स्पेशली अगर पढ़ा रही हूँ तो MD कैट के लिहाज से इसमें जितनी इम्पोर्टेंट वर्ब्स आते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स आते हैं, वो सारे बताऊँगी, सबके एक्सेप्शन बताऊँगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सम कॉजेटिव वर्ब में सबसे पहले गेट और हैव। ठीक है, पहले इन दोनों की बात करते हैं। गेट और हैव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब भी गेट के बाद किसी पर्सन का जिक्र होगा तो आपने आगे इन्फिनेटिव लगाना है, मतलब कि 2+V1 लगाना है। समझ रहे हो ना, ये क्या है, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव है। अच्छा, अब ये जो इन्फिनेटिव होता है इसमें आप ये नहीं कहते कि ये टू प्रपोजिशन है, ये नहीं कहते। ठीक है, अब देखो देखो जब आपके पास ऐसे होता है ना, टू दी और आगे कोई, जैसे कि टू दी बस, इस तरह आप कह देते हो, तो ये इन्फिनेटिव नहीं होता, क्योंकि बीच में दी भी तो आ गया ना, और ये कोई वर्ब तो नहीं है ना। तो आप ये मत समझना कि टू के बाद जो भी लिखा होगा बस वो इन्फिनेटिव, ऐसा नहीं होता, सिर्फ V1। अब देखो, दी बस, ये कोई V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है नहीं ना, तो फिर ये इन्फिनेटिव नहीं होगा। इन्फिनेटिव सिर्फ होता है 2+V1। अब हैव के बाद अगर पर्सन का जिक्र होगा तो आपने सिर्फ V1 लगाना है। ये दो रूल है, इनको आप रट्टा लगा लो। जहाँ जहाँ रट्टे की ज़रूरत है मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले भी आपको रट्टे जहाँ लगाने थे वो बताया है। बिल्कुल, अब ये चीज़ें इनमें रट्टा लगाना पड़ता है, तो अब आप ये याद रख लो, रट्टा लगा लो, जैसे आप करते हो कर लो। इनको रूल्स को लिख लो और साइड पर रख लो और रोज़ इनको पढ़ो, देखना आपको आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और यही MCQs होता है। आप कैसे MCQs आता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, अब देखो, आई गॉट अली टू क्लीन माई कार, और अगला है आई गॉट अली क्लीन माई कार। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। ठीक है, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। लेकिन मैं अभी आपको इसका राइट वाला करेक्ट भी बता दूंगी, लेकिन मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है। डेफिनेटली ये जो सेकंड वाला ना, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये सेकंड वाला रॉन्ग है और फर्स्ट वाला करेक्ट है। कैसे,
इसके लिए पहले आप वीडियो पॉज करो, सोचो और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, फिर वीडियो ऑन करो और फिर मैं आपको बता रही हूँ। वो ये कि आई गॉट अली टू क्लीन माई कार। अली गॉट के बाद मैंने आपसे कहा था कि जब पर्सन यूज़ हो रहा हो, अली क्या है, एक पर्सन है ना, तो टू प्लस V1 हमने यूज़ करना है। तो टू क्लीन, क्लीन क्या है, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, तो ये क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी कि हमने यहाँ पे टू के बाद क्लीन यूज़ किया, ये इन्फिनिटिव है, गॉड के बाद पर्सन है, दैट्स करेक्ट। लेकिन अगला देखोगे तो गॉड के बाद अली है, अली पर्सन है, आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ V1 लगाया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ ऊपर रूल देखा था, तो ये आपने कह देना ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, दैट्स इट। नेक्स्ट चलो, आई हैड माई कार क्लीन्ड। अब इसका भी आप मुझे बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो डेफिनेटली ये करेक्ट है, क्योंकि हैड, ये देखो हमने यहाँ पे हैव की ही सेकंड फॉर्म है ना, हैड, तो हैव हम पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने यहाँ कहा था कि अगर हैव के बाद पर्सन होगा तब आपने V1 लगाना है, लेकिन यहाँ देखो हैड के बाद ये पर्सन है माई कार, या फिर ये कोई थिंग है, और फिर इसके बाद इन्होंने क्लीन लगाया हुआ है, वो तो यहाँ पे V1 था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हुई है। अच्छा, मैंने ये एग्जांपल नेक्स्ट आपको रूल बता कर देनी थी, ये यहाँ पे लिख दी है। अच्छा चलो, इसका भी रूल देख लेते हैं, फिर ये वाली एग्जांपल देखेंगे। ये नीचे वाली एग्जांपल भी ना उस रूल की है, पहले रूल देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये वाली और ये वाली, ये दो एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द रूल। हैव के बाद जब कोई चीज़ आती है समथिंग, तो आपने V3 लगाना होता है। ये भी अब रूल रटा लगा लो, ठीक है। जैसे मैंने इसकी और एग्जांपल्स भी फिर दी हुई हैं, ये देखो, ये आई विल हैव द हाउस पेंटेड होगा या पेंट होगा दिस वीक, शी हैड द कार क्लीन या क्लीन ट्वाइस। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपके पास ये इस तरीके से MCQs आते हैं। वैसे उन्होंने ऐसा स्लैश डाल के नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आपने एरर जो निकालना होता है ना, एरर स्पॉट करना होता है, वो आप ऐसे ही देखते हो। तो अभी वीडियो पॉज करो और यहाँ मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, इन दोनों के आंसर बताओ, फिर वीडियो ऑन करो और मैं आपको भी बताती हूँ। इसमें देखो, हैव के बाद जब कोई चीज़ यूज़ हो रही होगी तो हमने आगे V3 यूज़ करना है, तो डेफिनेटली ये करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। शी हैड द कार क्लीन्ड या क्लीन, इसमें भी डेफिनेटली हैड है, हैड मतलब हैव की ही सेकंड फॉर्म है ना, समझ रहे हो। उसके बाद कार, ये चीज़ है, तो क्लीन्ड होगा। अच्छा, आप कहोगे कि यहाँ पे दी कार भी है, शी भी है, तो हमने इन दोनों में से देखना है कि वर्ब ये किसके लिए है, ये एक्शन किसका है। तो बेसिकली क्लीन आपने लड़की को करना है या कार को करना है, कार को करना है, तो बेसिकली ये क्लीन इसके लिए, कार के लिए लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ओके, अब गेट के बाद भी जब कोई चीज़ यूज़ होती है समथिंग, तो आपने V3 यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ओके, गॉट इट। इसकी भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। आई नीड टू गेट द कार वॉश्ड, आई नीड टू गेट द कार वॉश्ड, गेट के बाद क्या है, कार, द कार क्या है, एक चीज़ है, समथिंग है, तो आगे आपने वॉश्ड यूज़ करना है, सिंपल, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अच्छा, जो पीछे दो एग्जांपल्स छोड़ी थी ना, पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं ना। अब जैसे कि आई हैड माई कार क्लीन्ड, अब आपको मैंने पीछे एग्जांपल भी दी हैं, रूल भी समझाया है, तो अब आप खुद देखो, आई हैड माई कार क्लीन्ड, ये ठीक होगा या नहीं होगा। बेसिकली ये देखो, हैड क्या है, हैव की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद एक थिंग यूज़ हो रही है, यानी कि माई कार एक चीज़ है ना, इसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। V3 ये थिंग है, बेसिकली समथिंग, और ये क्या है, बेसिकली हैव की सेकंड फॉर्म है, जो भी है, ठीक है, समझ आ गया। आगे, हर ड्रेस वॉज टू लॉन्ग सो शी हैड इट शॉर्ट या शॉर्टन। अब आपने मुझे ये देखो, यहाँ पे इन दोनों में से क्या यूज़ होगा, शॉर्ट या शॉर्टन, ठीक है। तो आपने देखना है कि हर ड्रेस, ये तो इसको साइड पर रख दो, इसको हमने देखना नहीं है। सो शी हैड इट, बाज़ औक़ात ना उन्होंने पता है क्या किया होता है कि ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस दिए होते हैं बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चा शुरू से रिलेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। हर MCQ में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी, ताकि आप लोग इनको नोट करो और आप लोग ये वाली मिस्टेक्स ना करो। ये जो बड़े सेंटेंस होते हैं ना, MD कैट के अंदर आपको सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस नहीं मिलेगा, वहाँ पे से बड़े बड़े सेंटेंस होंगे, ठीक है, जिनके अंदर आधा पार्ट जो होगा वो यूजलेस होगा, जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। तो ये ट्रिक है जो आप लोगों ने देखना है कि ये इस तरीके से वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे ना, और आपको कंफ्यूज करेंगे। अब हर ड्रेस वाज टू लॉन्ग के बाद कॉमा डाला हुआ है, ये इस चीज़ से, इस वर्ब से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हम इसको देखते रहेंगे कि भाई इसमें क्या यूज़ हो रहा है और फिर यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, तो ये
टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, जैसे बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ये उनकी एक ट्रिक होती है। शी हैड इट, आपने सिर्फ इतना देखना है, हैड के बाद इट है। अब आपने इट देखना है, इट कोई चीज़ है तो इट यूज़ हो रहा है ना। वैसे अगर आप देखोगे इट किसके लिए यूज़ हो रहा है तो इट इसके लिए यूज़ हो रहा है, हर ड्रेस के लिए। लेकिन अगर आप उस सेंटेंस को नहीं देखना चाहते तब भी आपको पता है कि इट किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होगा। लेकिन ये कि किसी जानवर वगैरह के लिए भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप देख लो तो इट ड्रेस के लिए यूज़ हो रहा है, सिंपल। शॉर्ट या शॉर्टेंड, तो आपको पता है कि हमने अगर कोई चीज़ होगी हेड की चीज़ तो हमने ऑब्वियसली शॉर्टेंड होगा, और ये शॉर्टेंड रॉन्ग होगा, ठीक है। अच्छा, तो जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि देखो अगर गेट और हैव के बाद बेशक कोई चीज़ आ रही है, कोई समवन समथिंग वट, लेकिन उसके बाद वर्ब है, लेकिन वो जो बात हो रही है, जो सेंटेंस है, उसमें वो चीज़ कंटिन्यूटी है, अभी उसमें वो रुकी हो नहीं चुकी या होने नहीं वाली, वो कंटिन्यू है। तो फिर जो आपने वर्ब यूज़ करना है वो आईएनजी फॉर्म वाला यूज़ करना है, मीन्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए रखी हुई है आपको समझाने के लिए। ऑब्वियसली एग्जाम्पल ही दूंगी ना तो आप लोग रट्टा भूल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल होगी, एक बार इसको सोल्व करोगे तो फिर रट्टा भी याद रहेगा। ही गॉट मी डांसिंग फॉर एन आवर, ठीक है। इसमें देखो, अच्छा ये डांसिंग भी प्रोनाउंसिएशन होती है, डांसिंग भी, डांस भी कहते हो, डांस भी कहते हो, वट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती। ही गॉट मी डांसिंग या डांसिंग फॉर एन आवर, या ही हैड अस वर्किंग लेट अगेन, ये दो सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ही गॉट मी, गॉट के बाद यहाँ वैसे पर्सन यूज़ हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने ये देख रहे हैं कि आगे जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूटी में है, तो अब आपने ये V1 यूज़ करना है, V3 यूज़ करना है, ये नहीं रखना। फिर आपने सिंपली प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर देना, ही हैड अस वर्किंग लेट, तो यहाँ पर भी सिंपली प्रेजेंट, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी शो हो रही है सेंटेंस में तो आपने सिंपली आईएनजी फॉर्म लगा के जो वर्ब है वो यूज़ करना है। और ऑब्वियसली अब आप कहोगे कि हम यहाँ पे टू क्यों नहीं लगा सकते इसके साथ, तो बेसिकली आपको पता है कि मैंने आपको कहा इन्फिनेटिव हमेशा सिर्फ लगाते हैं 2+V1, तो क्या यहाँ पे ये V1 है, ये V1 के साथ आईएनजी भी है, तो ऑब्वियसली इसके साथ टू तो लगना ही नहीं है, वो तो कन्फ्यूजन है ही नहीं हमें। लेकिन फिर भी मुझे पता है आपको अभी इन्फिनिटी के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं भी आपको इसी लेक्चर के अंदर बताऊंगी इन्फिनिटिव के बारे में भी, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, आगे ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट्टा लगा लो। लेट के बाद हमेशा आपने V1 लिखना है, लेट के बाद हमेशा क्या लिखना है, V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जाम्पल। ही डजंट लेट अस सिट टुगेदर, इसमें लेट के बाद जो भी लगा हुआ है, लेकिन आपने जो वर्ब यूज़ करना है वो V1 है। अब यहाँ पे चीज़ नोटिस करनी है आपने कि 2+V1 नहीं मैं कह रही। देखो जब मैं इन्फिनेटिव कहूँगी ना तो आपने समझ आना है कि मैं 2+V1 की बात कर रही हूँ, और जब मैं सिर्फ V1 कहूँगी तो मतलब सिर्फ V1। तो यहाँ पे आपने ही डजंट लेट अस टू सिट टुगेदर नहीं है, सिर्फ सिट टुगेदर है। तो ये चीज़ आपने, ये वाला रूल, ये यहाँ देखो ना, इस रूल को याद करो और बस हो जाएगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बात बताऊँ, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचना कि यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, हम रूल्स कॉपी कर लेते हैं और बस यही रूल्स हम एग्ज़ाम पे इम्प्लीमेंट इनका कर लेंगे और बस हमारा हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगी। आपको बेशक रूल आता होगा ना, आपको एमसीक्यूज़ की ही समझ नहीं आएगी, और आपको आता होगा और आप गलत करके आ जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। सो प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तो नहीं कहते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, ये है तो कहते हैं ऐसा है। तो यहाँ जो मैं एग्जांपल सॉल्व करवाई हूँ इनको इनको गौर से देखो, फिर जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए या अपने आप को एग्जामिन करने के लिए आपको जो दूंगी वो भी सॉल्व करो, फिर उसके अलावा प्रैक्टिस बुक्स से भी सॉल्व करो, ठीक है। किसी लेक्चर, किसी सेशन में आपको बताऊंगी कि कहाँ से सॉल्व करने चाहिए, कौन सी बुक्स मैंने यूज़ की थी और कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो वो सब हमारी डिस्कशन होती रहेगी, लेकिन अभी के लिए ये समझो। ओके, अगर हम नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब की तरफ चलें तो वो है हेल्प। हेल्प की एक थोड़ी एक्सेप्शन इस तरह से है कि अगर आप उसके बाद इन्फिनेटिव लगाते हो या बेयर इन्फिनेटिव लगाते हो तो वो ठीक होता है दोनों केसेस में। इन्फिनेटिव का मतलब है कि लाइक 2+V1, या फिर आप सिर्फ V1 लगाते हो। अच्छा, आप हाँ, अगर 2+V1 लगाते हो या सिर्फ V1 लगाते हो वो दोनों केसेस में ठीक होता है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, अली इज़ हेल्पिंग अस लर्न ग्रामर, या अली इज़ हेल्पिंग अस टू लर्न ग्रामर, इनमें से कौन सा ठीक है? तो इनमें ये दोनों ठीक है, ठीक है। अब आप बेशक हेल्पिंग अस लर्न हो या हेल्पिंग अस टू लर्न हो, क्योंकि हेल्प एक ऐसा पॉजिटिव वर्ब है जो इन दोनों कंडीशंस में को फुलफिल करता है। बेसिकली वो कहता है कि इसके साथ इन्फिनिटी 2+इन्फिनिटिव हो या फिर V1 हो, दोनों उसके लिए करेक्ट है। अच्छा, अब मैं ना, अब हम चलते हैं इन्फिनेटिव की तरफ, जो बेसिकली आप भी मुझे पता है काफ़ी देर से वेट कर रहे हो कि इन्फिनेटिव का कब पता चलेगा, और मैं भी आपको बताने के लिए बेसब्र हुई जा रही हूँ। चलते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। So here we go. We have our infinitive here.
इन्फिनेटिव के अंदर दो फॉर्म्स आ जाती हैं। एक हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव, या नॉर्मली जब आप इन्फिनेटिव टर्म यूज़ करते हो तो उसका मतलब होता है फुल इन्फिनेटिव ही उसका मतलब होता है। लेकिन कभी कभी आप देखो कि जब आप लेक्चर अक्सर अकेडमीज़ में लोगे ना, मैं आपको पता है जब फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो वहाँ पे मैं गई थी तो वो बेयर इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि ये होते क्या हैं। तो फर्स्ट टाइम तो मेरा ऐसे ही चला गया था कि पता नहीं ये होते क्या है। किसी ने ये बताया नहीं था कि बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव क्या होते हैं। बस वो हर रूल के अंदर बेयर इन्फिनेटिव बोल रहे होते थे और फुल इन्फिनेटिव बोल रहे होते थे। तो पहले आपको समझना ज़रूरी है कि ये होते क्या है। मे बी उन्होंने कोई फर्स्ट डे बताया हो शायद, जब तब मैं ना गई हूँ मे बी। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को बीच में बताती रहूँगी ताकि अगर किसी ने ये पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको फिर भी समझ में आए। लेकिन ये लेक्चर इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़रूरी है। इन्फिनेटिव में फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव जहाँ पे भी मैं फुल इन्फिनेटिव बोलूँगी या सिर्फ मैं इन्फिनेटिव बोलूँगी तो उसका मतलब फुल्ली होगा, और वो होगा 2+V1, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर मैं कहीं पे बेयर इन्फिनेटिव टर्म यूज़ करूँगी ना, तो वहाँ पे होगा कि सिर्फ V1। जैसे कि इसमें हम लोगों ने उसमें हमने रूल पढ़ा था ना, तो हमने अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि हेल्प के साथ आप फुल इन्फिनेटिव लगाओगे या बेयर इन्फिनेटिव लगाओगे तो ये करेक्ट ही होगा। तो आपने समझ जाना है कि इसका मतलब है कि 2+V1 और V1 समझ आ गई। अब ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं आपको कहूँगी इसको लिखो, खुद अपने नोट्स बनाओ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके मत पढ़ना। जब आप खुद देखो, एक बार MD कैट आपका हो जाए ना, उसके बाद आप लोग ये काम बेशक करते रहना कि खुद नोट्स ना बनाना, वो भी चल जाएगा। लेकिन अभी MD कैट इसमें ये रिस्क मत लो। ओके, तो अब चलते हैं MCQs की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका अपने आप को एनालाइज करने के लिए। इसमें मैं आपको स्पॉट द एरर के क्वेश्चन दूंगी। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने देखना है कि ऑप्शंस का, ठीक है, आपने देखना है कि अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। अब इनमें से एक जो होगा वो गलत होगा, एरर होगा किसी एक, इसमें ऑप्शंस में से किसी एक चीज़ में एरर होगा, और वो आपने सिंपली स्पॉट करना है, आपने उसको करेक्ट उसको चूज़ करना है कि दिस इज़ द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ये है स्पॉट द एरर, ठीक है। समझ आ गई क्वेश्चन की। अब मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब आपने खुद देखना है कि इसका क्या आंसर बनता है। मैं इसका अगले लेक्चर में बताऊंगी। द नाइस थिंग अबाउट बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ दैट आई गेट टू पे। इसमें आ जाता है द नाइस अल्फा ऑप्शन, अबाउट बीटा ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉयड चार्ली ऑप्शन है, और टू पे डेल्टा ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शंस हो गए, और अब हमने इनमें से एक चूज़ करना है, ठीक है। आपने देखना है एरर किस में है, तो अगले लेक्चर में इसका बताऊंगी। अच्छा, जो पिछले लेक्चर वाले MCQs थे वो मैंने अब इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी उनको, ठीक है। उनको फुली डिटेल्ड उनकी स्टडी करेंगे ताकि आपको सही से समझ में आए। तो लेट्स मूव टुवर्ड इट। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं लास्ट टाइम जो लेक्चर में मैंने आपको MCQs दिए थे सॉल्व करने के लिए उनको, ठीक है। इनको मैं आपको समझाती हूँ। तो जो फर्स्ट वाला MCQs है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा, ठीक है। हाउ, ये इसमें थोड़ा सा मैंने आपके लिए ट्विस्ट भी रखा था कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको जैसे मैंने पढ़ाया तो हंग था, मैंने स्वैंग, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं वर्ब, और मैंने MCQs में ये दे दिया। तो देखो ऐसे भी तो होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ 100% उसी में से एग्ज़ाम आएगा, लेकिन देखो इसमें फिर भी हंग तो यूज़ हो रहा है। तो आप लोगों को अगर अब यहाँ पे अक्सर आपको जो कन्फ्यूजन होगी ना इस तरह के MCQs में, वो आपको 2 वर्ड में होगी। आपको अब समझ नहीं आएगा ये वाला करेक्ट है या वो। अगर आपको एक पता होगा तो आप दूसरा जो है वो खुद से फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई यही आंसर होगा, क्योंकि अगर ये करेक्ट दिया हुआ है, हमें इसका कन्फर्म है, तो फिर डेफिनेटली वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये मैंने आपके लिए सामने एक एग्जाम्पल रखी है। अब इसमें देखो हंग कैसे करेक्ट है, फिर मैं लास्ट पे बताऊंगी कि वो कैसे रॉन्ग है। अगर मैं पहले आपको बताऊं कि ये हंग किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो ये रबर के लिए यूज़ हो रहा है। रबर जो है वो हंग कर रहा है सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम। तो हंग मैंने आपसे कहा था कि जब कोई चीज़ के लिए यूज़ होगा तो हैंग की सेकंड फॉर्म हंग हंग यूज़ होगी, लेकिन अगर कोई पर्सन होगा तो फिर हैंग्ड। अब आपने यहाँ देखना कि चिल्ड्रन के लिए यूज़ हो रहा है या रबर के लिए यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ अ ट्रिक हेयर कि अब आपने देखना है रबर टाइज अपॉन विच चिल्ड्रन स्वैंग इन बैक यार्ड। अब बैक यार्ड हंग सस्पेंडेड लाइक, अब हंग कौन कर रहा है, चिल्ड्रन ही, रबर टायर्स की बात कर रहे हैं, वो हंग कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है। तो फिर इसके तो फिर हमने ये जो यूज़ की हुई फॉर्म हुआ दिस इज़ करेक्ट।
आगे आपको पता है सस्पेंडेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम, तो ये करेक्ट है। ये बेसिकली ये कैसे करेक्ट नहीं, ये तो अब आपको टेंस से पता चलेगा ना, जो टेस्ट भी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको जो आपको प्रीवियस नॉलेज से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये करेक्ट है। यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होती है क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। ये आपके जो इंग्लिश की बुक है ना, ये उधर से ये एक चैप्टर है, वहीं वहीं से हमने ये वाला सेंटेंस लिया हुआ है, ठीक है, जो पंजाब में यूज़ हो रही है बुक बेसिकली। लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो चेंज हो गया ना, लेकिन बातें तो वही है ना, ठीक है, चीज़ें तो वही हैं सारी, तो जिधर से भी ये लिया हुआ हो। ओके, अब नेक्स्ट है कि मैं आपको एमसीक्यूज़ का बताऊँ। अच्छा, वो रोंग कैसे, तो मैंने बताया ही नहीं। वो रोंग इस तरह से है कि स्वैंग, यहाँ पे स्वंग नहीं यूज़ होता, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे स्वंग की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी थी, स्वैंग स्वंग, ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप ऐसा करो कि ये जो है ना, इसकी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिख लो, जहाँ पे बाकी लिखे हुए ना वहाँ पे इसको भी याद रख लो कि यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी थी, लेकिन ये इन्होंने फर्स्ट लिखी हुई है, स्वैंग लिखी हुई है। तो स्वंग करेक्ट है, स्वैंग इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। मल्टीपल चॉइस हैं, देखो ये ए बी सी, तो एमसीक्यूज़ है ये। An American visitor lay stress on the vast sums that the strike had cost the country. इसमें अल्फा ऑप्शन है ले, बीटा ऑप्शन है स्ट्रेस, चार्ली ऑप्शन है ऑन, और डेल्टा ऑप्शन है हेड कॉस्ट। सो इसमें जो राइट वन है वो है अल्फा वाला। हाउ राइट वन मतलब कि एरर, एरर अल्फा वाला है, और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ना वो अल्फा बनता है। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो ले है, ले की मैंने आपसे कहा था कि ले लेड लेड होता है। अब ये तो आपको पता है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पास्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं, उसमें से एक सेंटेंस लिया गया है बेसिकली। ये कोई प्रेजेंट मोमेंट की बात नहीं है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, हमें पता है। तो अगर आप इसके लिहाज से करोगे तो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हुई है। और अगर आप इस तरह से करोगे कि हमने लाए ले लेन, ये भी तो पढ़ा था ना, वहाँ तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो उस लिहाज से इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ पर वो इंट्रांजिटिव था, और यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बाद, स्ट्रेस जो है ये ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है बात की? बेसिकली देखो, ले के बाद इन्होंने ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो स्ट्रेस है, तो ये किसी भी तरीके से गलत ही बनता है कि अगर हम इस तरह से लेंगे ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाई हुई है, यहाँ पे हमने सेकंड लगानी है। लेकिन अगर आप यहाँ लेते हो कि इधर तो सेकंड फॉर्म वर्ब बनती है ना इस वाले में, तो फिर ये क्यों गलत है? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था लगना कि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो करेक्ट बनता है वो लेड बनता है। यहाँ पे आना चाहिए था एन अमेरिकन विजिटर लेड स्ट्रेस, ठीक है। तो बाकी स्ट्रेस ठीक है, ऑन स्ट्रेस ऑन ये भी ठीक है, हेड कॉस्ट भी यहाँ ठीक है। अब ये हेड कॉस्ट क्यों है, ये टेंस टेंस से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हेड कॉस्ट क्यों है, ये आप टेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फिर मैं टेंस में ये बताऊँगी। अब चूज़ द करेक्ट वन, ये मैंने आपको एक एमसीक्यूज़ यहाँ से दिया था, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास कैसे है, अच्छा ओके। तो इसमें जो मैं एमसीक्यूज़ इसको सॉल्व करती थी ना, उसकी ट्रिक ये थी कि सबसे पहले मैं ना ऐसे कंपेयर करती थी कि यहाँ पे भी आई लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जेंटली लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ले लेट लेट, यहाँ पे इधर से डिफरेंस आ रहा है, यानी पहले सारे सेम है चारों के। समझ आ रही है इस बात की आपको? तो यहाँ से ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये सबकी डिफरेंट है, इस पर अंडरलाइन कर लो जी, ठीक है। अब माई हैंड ये सेम है, अपोन अपोन सेम है, हर शोल्डर सेम है, ठीक है। आगे एंड भी सेम लिखा हुआ है, हेयर ये भी सेम लिखा हुआ है, हर भी सबका सेम लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये चेंज आ रहा है, ये सबका चेंज आ रहा है, और टीएस भी सेम है। अब मैंने वो चीज़ें अंडरलाइन कर ली हैं जो कि इन सेंटेंसेस में चेंज है, बाकी सब सेम है, इट्स मीन कि उसमें तो कोई एरर नहीं होगा। तो हमने फोकस सिर्फ उस पॉइंट पे करना है जो कि इन सारे सेंटेंसेस में चेंज है, जो वर्ड्स वो मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी रहता है इस तरह से। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप भूल जाते हो ना, जब अगर आप पहले इस पूरे को फोकस करोगे, उसको सॉल्व करने के बाद जब आप दूसरे पे जाओगे तो आपको भूल जाएगा कि ऊपर वाले में क्या एरर था। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, ये इजी वे है, जल्दी भी एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है इस तरह से। अब पहले तो देखो कि लेन लेन कोई वर्ड ही नहीं है, तो इसको यहीं से एलिमिनेट कर दो, इस वाले को यहीं से हमने एलिमिनेट कर दिया, ये तो है ही नहीं, इसके बारे में हमने सोचना ही नहीं। अब यहाँ चलते हैं। अच्छा, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ले लेड लेड, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब ले के बाद तो कोई ट्रांजिटिव, वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इन्होंने माई हैंड लिखा हुआ है, इट्स मीन के ये गलत है,
ये भी हमने काट दिया। अब आ गया जी 2। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है? यहाँ पे भी लेड है, यहाँ पे भी लेड है, आगे माई हैंड ठीक है। इनमें जो सेकंड पॉइंट है ना जो कि डिफरेंट है वो है क्वाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाइट और यहाँ क्वाइट, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस, इनमें थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी इनकी चेंजेस, यहाँ पे क्वाइट होता है इसको और इसको क्वाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो यूज़ होना है वो क्वाइट यूज़ होना है, क्वाइट ईयर्स ना कि क्वाइट ईयर्स। तो इस वजह से ये वाला करेक्ट है, ठीक है। इसमें हमने ये क्वाइट यूज़ करना है, क्वाइट नहीं यूज़ करना। तो सिंपल ये, तो इसको सॉल्व करने का देखो, ये देखने में कितना बड़ा लगता है लेकिन ये उनसे ज़्यादा ईजी था, ठीक है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई, मैं ऐसे और एमसीक्यू बताऊंगी और इस तरह की ट्रिक्स बताऊंगी, आपने भी यही ट्रिक्स लगानी है तो आप लोगों की ये प्रैक्टिस बन जाएगी। तो फिर आप लोगों को ऐसे खुद ऑटोमेटिकली आप लोगों ने ये करना शुरू कर, इस तरह से सॉल्व करना शुरू कर दोगे। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।